हेलो नमस्कार साथियों, आप सबका स्टडी विथ नीरज में स्वागत है। आप लोग चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और हाँ फ्रेंड्स, ये हम लोग का आज तीसरा वीडियो है इम्तियाज़ अहमद सर की बुक का, जो वस्तुनिष्ठ है। ये बिहार स्पेशल में काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होती है हर बार, और इस बार भी होगी। जैसा कि आप सब जानते हैं, बिहार स्पेशल से 30+ क्वेश्चन रहते हैं। उसमें से उम्मीद है कि इससे 20+ क्वेश्चन रहेंगे ही। बाकी 10-11 क्वेश्चन जो भी बढ़ेंगे तो वो करंट अफेयर के मैटर होते हैं और बिहार बजट से होते हैं, बिहार जनगणना से होते हैं। उन सब को मिला के देखें तो पूरे 33+ क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जैसा कि मित्र आप सब जानते हैं, 30 अप्रैल को बिहार पीसीएस और 15 मई को सीडीपीयू का एग्ज़ाम डेट अनाउंस हुआ है। तो इसी कड़ी में है आज का हम लोग ये तीसरा वीडियो देखते हैं। चलते हम लोग अपना क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो आप सभी लोग जानते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। तो हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की थी? ये चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य के सहयोग से प्राप्त की थी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो ये सन आप लोग याद रखिएगा, 320 ईसा पूर्व में। यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन हुआ था। ये 315 ईसा पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक कौन था? तो ये सेल्यूकस निकेटर था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल 315 ईस्वी में भेजा था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना 320 ईसा पूर्व में की थी। तो चलते हम लोग अगले क्वेश्चन पे कि शासक के शासनकाल में मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था। ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पड़ा था। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो चाणक्य या विष्णुगुप्त था। किसे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता था? ये यूनानियों से मुक्ति दिलाने के लिए। वह स्रोत जिससे पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन होता है, तो इसके लिए इंडिका है। और जबकि अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है, जिसमें राज्य के कार्यों के बारे में उल्लेख किया गया है कि एक राजा कैसा होना चाहिए। मतलब एक तरह से राज्य की इथिकल स्टैंडिंग को गढ़ा गया है। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? ये मौर्य वंश ने किया था। मौर्य वंश की स्थापना कब हुई थी? 320 ईसा पूर्व में हुई थी। किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? तो इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका था। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त। कौटिल्य का अन्य नाम चाणक्य, विष्णुगुप्त, ये तीनों था। पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किसके यात्रा वृत्तांत में हुई? तो ये मेगास्थनीज की यात्रा वृत्तांत में हुई है। चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक कौन था? तो आप सब जानते ही हैं, बिंदुसार। मौर्य के उपरांत ये संवाद होता है। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के पहले पूछे तो मगध का शासक कौन था? तो ये घनानंद हो जाएगा, क्योंकि उन्हीं को पराजित करके इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना 320 ईसा पूर्व में की थी। किस मौर्य शासक के दरबार में आजीविकों की भविष्यवक्ता पिंगल वत्स रहता था? तो ये बिंदुसार के दरबार में रहता था। पिंगल वत्स ने अशोक के बारे में भविष्यवाणी की थी, वह महान राजा बनेगा। अशोक के द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध का उल्लेख मिलता है। ये शिलालेख 13 शिलालेखों में मिलता है। तृतीय, बौद्ध संगति
तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किसने किया था? तो ये तृतीय बौद्ध संगत के आयोजन अशोक ने 251 ईसा पूर्व में किया था। तृतीय बौद्ध संगत की अध्यक्षता किसने की थी? तो मोगलीपुत्र तीस ने की थी। तो ये मोगलीपुत्र तीस हो गए। तृतीय बौद्ध संगत का आयोजन कहाँ किया गया था? ये आप सब जानते हैं, पाटलिपुत्र में किया गया था। और आप लोग एक क्वेश्चन बताइएगा, ये क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, आप लोग जानते रहिएगा कि जो बौद्ध संगतियाँ, 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी, उसमें सिर्फ चौथी बौद्ध संगत कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। बाकी तीनों बौद्ध संगतियाँ यहीं हुई थी। तीनों बौद्ध संगतियों का क्रम एक तरफ से आप लोग देख लीजिए, 483 ईसा पूर्व, 383 ईसा पूर्व, 251 ईसा पूर्व और प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व। ये चारों बौद्ध संगति का समय है। तो देख लीजिए तृतीय बौद्ध संगत का आयोजन कब हुआ था? ये 251 ईसा पूर्व में हुआ था। किस मौर्य शासक ने कलिंग विजय प्राप्त किया था? तो ये आप सब जानते हैं, अशोक ने किया था। किस युद्ध में हुए भारी तबाही एवं जानमाल की हानि को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ? उसने युद्ध नीति को त्याग कर धम्म नीति की घोषणा की। तो ये कलिंग के युद्ध में अशोक का धम्म था, एक नैतिक आचार संहिता था। मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित था? तो ये पाटलिपुत्र में स्थित था। अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की थी? तो ये लुम्बिनी में की थी, जहाँ महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ था। अशोक ने धम्म यात्रा के अंतर्गत बोध गया की यात्रा की कि अपने राज्याभिषेक किसवें वर्ष की थी? ये 10वें वर्ष की थी, जिस मतलब 320 ईसा पूर्व में। अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये चंपारण में स्थित है। बिहार से प्राप्त होने वाला अशोक के स्तंभ लेख नहीं है, तो ये रामपुरमा अभिलेख नहीं है। बाकी लौरिया अरिराज, लौरिया नंदगढ़ और रुमनदेही अभिलेख, ये तीनों बिहार से ही प्राप्त होते हैं। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांतों का उल्लेख मिलता है, जिसमें से एक प्राची प्रांत या पूर्वी प्रदेश की राजधानी क्या है? ये पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्यतः किससे बना था? तो ये लकड़ी से बना था। चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रासाद स्थित था, ये कुंडग्राम पटना में कुरुमग्राम पटना में स्थित था। कुरुमहार से 80 स्तंभों वाला मौर्यकालीन सभागार एवं राजमहल का अवशेष मिलता है। किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रासाद के बारे में कहा कि इसकी शान शौकत का मुकाबला न तो सूसा और न एक बेतना कर सकते हैं? तो ये एरियन ने कहा था। चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार के बारे में ये तो आप लोग देख में कहा, यह मानव कृत नहीं वरन देवों का कृति है। ये किसने किया था? ये फाहियान ने किया था। किस शासक ने गया के निकट बराबर पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफा का निर्माण करवाया था? तो ये आप सब जानते हैं, अशोक ने ही करवाया था। गया के समीप नागार्जुन पहाड़ी में प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण किसने करवाया था? ये दशरथ ने करवाया था। दशरथ अशोक का पुत्र था। इसने नागार्जुनी पहाड़ी में आजीविकों के लिए 3 गुफाओं का निर्माण करवाया था, जिसमें गोपी गुफा भी सम्मिलित थी। मतलब उन तीनों में से एक गुफा का नाम गोपी गुफा भी था। मौर्यकालीन चामर ग्राहणी यक्षी प्राप्त हुआ है, ये दीदारगंज पटना से प्राप्त हुआ है। इसे स्त्री रत्न भी कहा जाता है। चामर ग्राहणी को स्त्री रत्न भी कहा जाता है। तो चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। बिहार के किस स्थान से मौर्य काल में बने जैन
तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई है। ये लोहानीपुर पटना में। पाटलिपुत्र के नगर निर्माण एवं सुंदरता का वर्णन किया है। ये मेगास्थनीज ने इंडिका में किया है। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? ये शासक चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो आप लोग जानते हैं पाटलिपुत्र में। ये तीसरी बौद्ध संगति थी जो पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। किसके शासनकाल में मिस्र के राजा फिलाडेल्स टालमी द्वितीय ने डियानीसियस नामक राजदूत भेजा था? तो ये बिंदुसार हो जाएंगे। किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पालीब्रोथ उपनाम धारण किया था? ये स्ट्रैबो हो जाएंगे। यूनानी दूत डिमालकिस का आगमन मगध के किस शासक के दरबार में हुआ था? ये बिंदुसार हो जाएंगे। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो सिर्फ ये भाब्रू स्तंभ लेख है। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो ये आजीविकों ने किया था, और एक गोपी गुफा भी थी। अशोक की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो यह आप सब जानते हैं, पाटलिपुत्र में स्थित थी। पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में स्थापित किसने किया था? तो ये उदयन था, हर्यकवंशी शासक था। मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 नागरिकों की सभा संचालित करती थी, जो 5 सदस्यों की 6 समितियों में संगठित थी। यह कथन किसका है? ये मेगास्थनीज की कथन है। मौर्य प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यह केंद्रीकृत था, ये सही है। करों का बोझ अधिक था, ये भी सही है। प्रशासन तंत्र कठोर था, ये भी सही है। यानी उपयुक्त में सभी सही हो जाएगा। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। तो देखते हैं, अशोक के संबंध में कौन सा कथन सही है? उसने धर्म विजय की नीति अपनाई, ये भी सही है। उसने विदेशी से संबंध स्थापित की, ये भी सही है। उसने प्रजा हित और कल्याण का उपयोग किया, ये भी सही है। यानी उपयोग सभी सही हो जाएगा। देवनाम प्रिय के नाम से किस शासक ने अपने आप को संबोधित किया था? तो यह अशोक ने किया था। धम्म महामात के कार्य क्या थे? तो ये धम्म नीति का क्रियान्वयन, यह सही है। लोगों के बीच दान वितरण, ये भी सही है। जन कल्याण के उपाय सही, यानी उपयुक्त में सभी सही हो जाएगा। मौर्यकालीन प्रशासन में राजूक के कार्य थे। ये न्यायिक, ग्रामीण प्रशासन, राजस्व विभाग, उपयुक्त सभी थे। मौर्य कालीन विद्वान में से किन का नाम आता है? मौर्य कालीन विद्वानों में किन का नाम आता है? तो ये कौटिल्य, पाणिनि एवं उपावर्ष, ये तीनों का नाम आता है। तो मौर्य कालीन स्थापत्य का सुंदर उदाहरण क्या है? तो ये हो जाएगा पाटलिपुत्र स्थित राजप्रासाद के अवशेष, ये सही है। और दूसरा दीदारगंज की यक्षी, ये भी सही है। और तीसरा बराबर की गुफाएं, ये भी सही है। और ये राजगीर का सोनमंडल गुफा, ये नहीं सही है, क्योंकि उसमें सिर्फ 3 ही गुफाएं स्थापित की गई थी, बराबर की गुफाएं, गोपी गुफा। और चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अशोक की धम्म नीति की जानकारी मिलती है। तो द्वितीय स्तंभलेख, 12वें स्तंभलेख और 7वें स्तंभलेख, उपयुक्त सभी से। 12वें स्तंभलेख में 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 उपयुक्त सभी से। 12वें स्तंभलेख
अशोक के किस अभिलेख में दान और धर्म दान में अंतर स्पष्ट किया गया है? तो ये नवम शिलालेख यानी 9वें शिलालेख हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य के पतन का कौन सा कारण शामिल नहीं है? तो इसमें हो जाएगा आर्थिक कारण सम्मिलित नहीं है, जबकि विदेशी आक्रमण, अयोग्य प्रशासन एवं प्रांतीय विद्रोह ये तीनों सही हैं। तो चलते हैं हम लोग मौर्योत्तर युग में। इसके बाद हम लोग का गुप्त युग आ जाएगा। मौर्योत्तर युग में मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? तो ये आप सब जानते हैं, शुंग वंश का स्थापित हुआ। शुंग वंश का शासनकाल 185 ईसा पूर्व से 75 ईस्वी तक था। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो आप सब जानते हैं, पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग का शासनकाल 185 ईस्वी से 149 ईसा पूर्व था, जो शुंग वंश का महानतम शासक था। किस शुंग शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित कुक्कुटराम विहार को 3 बार नष्ट करने का प्रयत्न किया था? ये पुष्यमित्र शुंग हो जाएंगे। पुष्यमित्र ने ब्राह्मण धर्म का पुनरुद्धार एवं बौद्धों के साथ उत्पीड़न का आक्रामक व्यवहार अपनाया था, यानी आक्रामक नीति अपनाई थी। पाटलिपुत्र पर यवन डेमेट्रियस का आक्रमण किस वंश के शासक के समय हुआ था? ये शुंग वंश के शासक के समय हुआ था। पाटलिपुत्र पर डेमेट्रियस का आक्रमण कब हुआ था? तो ये 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग के समय हुआ था। उसी समय पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी, मौर्य वंश का पतन करके। मगध के प्रथम ब्राह्मण राज्य स्थापित किया था, तो ये हो जाएगा पुष्यमित्र ने। शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ था? तो ये शुंग वंश के बाद कड़व वंश का स्थापित हुआ था। कड़व वंश का शासनकाल 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व हो जाएगा। कड़व वंश की स्थापना किसने की थी? तो कड़व वंश की स्थापना की थी वासुदेव ने। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूम की हत्या करके उसके मंत्री ने ही वासुदेव ने मगध में कड़व वंश की स्थापना की थी। कड़व वंश की सत्ता समाप्त होती है, ये आंध्र सातवाहनों ने की थी। कड़व वंश के उपरांत पाटलिपुत्र पर कुछ समय के लिए किस वंश के राजाओं ने शासन किया था? ये हो जाएगा मित्र वंश ने। शुंग काल के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त हुए थे? तो ये आप सब जानते हैं, बोधगया से प्राप्त हुए थे। कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रश्रय दिया था? ये अशोकघोष को दिया था। कनिष्क ने पाटलिपुत्र के राजा को बुरी तरह परास्त किया और हट जाने के रूप में वह यहाँ से अशोकघोष बुद्ध का भिक्षा पात्र एवं अद्भुत मुर्गा ले गया था। मगध पर शासन करने वाला राजवंश का सही क्रम क्या है? तो मगध पर हर्यक वंश ने किया था, हर्यक वंश का विनाश करके शिशुनाग वंश, शिशुनाग का विनाश करके नंदवंश, नंदवंश का मौर्य वंश के बाद शुंग वंश के बाद कड़व वंश के बाद मित्र वंश हो जाएगा। ये शुंग वंश की राजधानी क्या थी? शुंग वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। कड़व वंश की राजधानी क्या थी? तो आप सब जानते हैं, कड़व वंश की भी राजधानी पाटलिपुत्र थी। कलिंग का शासक खारवेल ने मगध पर आक्रमण किया था, तो ये कब किया था? तो ये हो जाएगा 1ली शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में किया था। कलिंग नरेश खारवेल ने कहाँ से कीमती उपहार प्राप्त किया था? ये अंग एवं मगध से। उपहारों में जिन की प्रतिमा पदचिन्ह शामिल हैं। कुषाण साम्राज्य के पतन के उपरांत संभवतः मगध पर शासक रहा किसका था? ये लिच्छवियों का था। कुछ इतिहासकार के अनुसार मगध पर मुरुंडों का नियंत्रण किया गया
होगा। गार्गी संहिता, तो चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? ये पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में हुआ था। तो चलते हैं हम लोग अपने अंतिम क्वेश्चन की तरफ। सुप्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष को प्रश्रय देने वाला शासक कौन था? ये कनिष्क था, जो मगध को हरा करके कनिष्क को उठा ले गया था। उनके साथ बुद्ध की एक प्रतिमा भी ले गया, मतलब प्रतिमा भी ले गया था। तो थैंक यू दोस्तों चैनल बने रहने के लिए। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और ये हमारे सीरीज़ का तीसरा वीडियो है, तो इसको आप लोग ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए। और आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए बताइए। पीडीएफ हम टेलीग्राम के माध्यम से आप लोग को दे देंगे। टेलीग्राम का लिंक हम इस वीडियो के नीचे दे देंगे। ओके, थैंक यू।